हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे थे पावर प्लांट इंजीनियरिंग। ठीक है, पावर प्लांट इंजीनियरिंग में जो यूनिट 1 था उसका वो फिनिश हो गया है। अब हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 2 के अंदर जो आपका जो भी कंटेंट है उसके बारे में वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यूनिट 2 जो है वो स्पेशली हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में है कि हाइड्रो पावर प्लांट होता क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है। ठीक है, उसमें एनर्जी का कन्वर्जन कैसे होता है। ठीक है, तो एक बार इसका सिलेबस देख लेते हैं हम लोग। यूनिट 2 का जो सिलेबस है ये आपका एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, मतलब हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर एनर्जी का कन्वर्जन कैसे होता है, क्लियर, ये हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे बाकी प्लांट था, थर्मल था, न्यूक्लियर था, डीजल था, गैस था, उसी तरीके से हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर एनर्जी का कन्वर्जन कैसे होता है। ठीक है, दूसरा देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, हाई, मीडियम एंड लो हीट। ठीक है, हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे कि हाइड्रो पावर प्लांट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू हीट, मतलब हाई, मीडियम एंड लो के आधार पर इसको कितने पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं या किया गया है। अगला देखेंगे हम लोग कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट का हम लोग पूरा कंस्ट्रक्शन देखेंगे, किस तरीके से हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट को बनाते हैं और किस तरीके से हम लोग पावर को जनरेट करते हैं, तो उसका पूरा का पूरा हम लोग क्या देखेंगे, वर्किंग देखेंगे। अगला हम लोग टरबाइन के बारे में स्टडी करेंगे, पेल्टन टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन है, कैप्लान टरबाइन। ठीक है, ये तीनों टरबाइन आपका यहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर यूज़ हो रहा है, तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि कहाँ पे कौन सा टरबाइन अपने को यूज करना चाहिए। अगला टॉपिक, डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो हाइड्रो टर्बाइंस फॉर डिफरेंट हीट्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट हीट्स के लिए कौन सा जो टरबाइन है उसको हम लोग यूज करते हैं, क्लियर। और लास्ट है लोकेशन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट इन बिहार। बिहार के अंदर हाइड्रो पावर प्लांट का कंडीशन क्या है से, ठीक है, वो किस किस जगह पे सिचुएटेड है, कितना अमाउंट में हम लोग एनर्जी उससे प्रोड्यूस करते हैं। तो ये आपका सिलेबस है सिंपल सा, जिसके बारे में बहुत छोटा सा सिलेबस है। ठीक है, इसके बारे में वन बाय वन करके हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग। हाइड्रो पावर प्लांट, ओके, हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, तो ये भी एक तरीके, मैंने पहले ही बोला था कि किसी एक सिंगल सोर्स का यूज करके हम लोग ह्यूज अमाउंट में एनर्जी को जनरेट नहीं कर सकते, तो हम अलग अलग पावर प्लांट का यूज करते हैं और एनर्जी जनरेट करते हैं और देन हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसका पूरा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, वाटर बेस्ड पावर प्लांट। इसमें जो फ्यूल है हो गया वो वाटर हो गया। ठीक है, ये आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, क्योंकि हमारे नेचर में लॉट ऑफ अमाउंट में वाटर अवेलेबल है, ये कभी ख़त्म होने वाला चीज़ नहीं है, तो इसका यूज करके हम लोग पावर को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके के हम लोग पावर प्लांट को बोलते हैं हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक डैम बना के पानी को स्टोर करते हैं। ठीक है, एक देन उसको क्या करते हैं कि स्टोर पानी को हम लोग एक सर्टेन हाइट से हम लोग नीचे मूव कराते हैं। ठीक है, जिसे आपका टरबाइन क्या करता है, टरबाइन रोटेट करता है। ठीक है, और उस टरबाइन से आपका जो अल्टरनेटर है वो कपल्ड होता है। ठीक है, तो देन आपका मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर। तो यहाँ पे एक सिंपल सा है, एक फार्मूला है, उसको हम लोग देखने का कोशिश करें कि हाइड्रो पावर प्लांट में जो पावर है वो उसका जनरेट होता है, उसका फार्मूला क्या है। इसको देखें हम लोग, P इक्वल्स टू होता है ठीक है, ये आपका पावर का फार्मूला है, कहाँ पे,
हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर। ठीक है, एक बार देख ले इसको, 73.5 अपॉन 75 QH ईटा। ठीक है, किलोवाट्स। ठीक है, वेयर P आपका क्या है, पावर है। ठीक है, Q क्या है आपका, डिस्चार्ज है, जिसको हम लोग मेजर करते हैं मीटर क्यूब पर सेकंड में। ठीक है, H क्या है, H आपका हीट है, इसको हम लोग डिस्टेंस करते हैं मीटर में। ठीक है, और ईटा क्या है, एफिशिएंसी ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, तो इस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग जो भी टोटल पावर है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना पावर हम लोग इससे जनरेट कर सकते हैं। 703.5 अपॉन 75 QH ईटा। जहाँ पे P आपका पावर है, Q क्या है, डिस्चार्ज ऑफ वाटर, जो वाटर डिस्चार्ज होता है मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, हीट, H क्या है आपका, हीट, जो हम लोग हाइट पे जो भी डैम बनाते हैं उसका क्या हाइट है। ठीक है, और ये आपका क्या है, एफिशिएंसी ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग टोटल पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर। अगर आपका Q दिया है, H दिया है, पावर प्लांट की एफिशिएंसी दी हुई है, तो हम लोग टोटल पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, आगे देखते हैं हम लोग कि हाइड्रो पावर प्लांट में एनर्जी का कन्वर्जन कैसे होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक डैम बनाते हैं। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट में हम लोग क्या करते हैं कि एक इस तरीके से डैम बनाते हैं। ठीक है, और ठीक है, डैम बना के हम लोग सिंपल क्या करते हैं, वाटर का फ्लो कराते हैं यहाँ पे। ठीक है, समझने का कोशिश करें इसको, डिटेल में हम लोग आगे स्टडी करें। हम लोग क्या बनाते हैं, एक डैम बनाते हैं। ये आपका क्या है, कैचमेंट एरिया है, जहाँ पे हम लोग पानी को कैचमेंट एरिया बोलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक डैम बनाते हैं, और डैम बना के वहाँ पे पानी को स्टोर करते हैं। ठीक है, और देन उस स्टोर पानी को एक सर्टेन हाइट से हम लोग क्या करते हैं, टरबाइन पे हम लोग क्या करते हैं, गिराते हैं उसको। ठीक है, तो एक सर्टेन हाइट से जब हम लोग गिराते हैं तो उसमें से क्या होता है कि जो आपकी टरबाइंस लगी हुई रहती है। ठीक है, तो जैसे ही वाटर उस टरबाइन पे फॉल कराया जाता है तो उसके अंदर में रोटेशन चालू हो जाता है, टरबाइन की ब्लेड्स मूव आउट करने लगती है। ठीक है, तो जैसे ही टरबाइन की ब्लेड्स मूव करने लगती है तो उससे जो आपका कनेक्टेड जो आपका अल्टरनेटर है उसमें भी मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, और आपका जो है मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो सिंपल सा एक प्रोसेस है इसका। ठीक है, आगे हम लोग इसका पूरा ये आपका डैम है, पेन स्टॉक के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि ये जो आपका टरबाइन है, इस टरबाइन पे हम लोग वाटर को फॉल कराते हैं। ठीक है, इससे आपका क्या होता है कि टरबाइन की ब्लेड्स मूव आउट करने लगती है। ठीक है, देन उसे आपका अल्टरनेटर कनेक्टेड होता है, और देन मेरा पावर यहाँ पे जनरेट होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग और डिटेल में स्टडी करेंगे। पहले इसका एनर्जी कन्वर्जन देख लें कि किस तरीके से एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो उस डैम के अंदर जो कैचमेंट एरिया में रिजर्वर में जो वाटर स्टोर रहता है उसमें क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। उसमें क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, देखें यहाँ पे, ठीक है, जो आपका
यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका वाटर स्टोर है उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी होता है। ओके, पोटेंशियल एनर्जी होता है, क्लियर। जब हमारा डैम के अंदर जो पानी स्टोर होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी रहता है, ठीक है। जब इस पोटेंशियल एनर्जी के जो वाटर को हम लोग एक सर्टेन हाइट से जब हम लोग नीचे फॉल कराते हैं, ठीक है, तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है, ठीक है। और ये जो वाटर है किस पे गिराया जाता है, टरबाइन्स की ब्लेड्स पे गिराया जाता है, जिससे टरबाइन का रोटेशन चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। और टरबाइन के जो ब्लेड्स जो रोटेट करने लगती है तो उसमें टरबाइन का रोटेशन चालू हो जाता है, और उस टरबाइन के शाफ्ट से आपका अल्टरनेटर कनेक्टेड होता है, तो ये मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो इसको देखें, सिंपल सा एक प्रोसेस है, ठीक है, कि पावर प्लांट के अंदर क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, आपका काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में। और मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये आपका हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर एनर्जी का कन्वर्जन है, ठीक है, कि जो भी वाटर हम लोग रिजर्वर के अंदर जो स्टोर रहता है उसमें क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। उस वाटर को जब हम लोग टरबाइन पे गिराते हैं तो उसके अंदर वो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही हम लोग उस वाटर को टरबाइन की ब्लेड्स पे फॉल कराते हैं तो उसके अंदर रोटेशन चालू हो जाता है, तो ये काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और देन इसके टरबाइन के शाफ्ट से आपका जो कौन कनेक्टेड होता है, अल्टरनेटर कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो देन यहाँ पे क्या होता है कि मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा है क्या है, एनर्जी का कन्वर्जन है हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसमें हम लोग यूज करते हैं पेनस्टॉक, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टरबाइन। और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं अल्टरनेटर। पेनस्टॉक वो होता है जिससे हम लोग वाटर को टरबाइन पे फॉल कराते हैं, क्लियर। तो ये आपका एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस है कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में, एंड देन मैकेनिकल एनर्जी आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग साइट सिलेक्शन। हाइड्रो पावर प्लांट के लिए साइट का सिलेक्शन हम लोग कैसे करें। साइट सिलेक्शन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, ये है, इसके कुछ पॉइंट्स है उसको हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने हर एक पावर प्लांट के बारे में डिस्कस किया, ठीक है, कि कौन सा कि थर्मल के लिए साइट का सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, न्यूक्लियर का कैसा होना चाहिए। उसी तरीके से हम लोग हाइड्रो के लिए भी देखते हैं कि इस पावर प्लांट के लिए हमको कैसे साइट सिलेक्शन का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसके बाद 1v1 करके हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला जो पॉइंट है उसको हम लोग देखते हैं, क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट इसमें क्या हो सकता है, हिली एरिया रिक्वायर्ड, ठीक है, हिली एरिया रिक्वायर्ड।
तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, सिविल वर्क। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या हो सकता है, पहला है क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, हिली एरिया रिक्वायर्ड, सिविल वर्क। ठीक है, अगला पॉइंट है लार्ज कैचमेंट एरिया। ठीक है, आपका जो कैचमेंट एरिया है वो लार्ज होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। ठीक है, अगला पॉइंट आपका हो सकता है नियर टू लोड सेंटर। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, अगर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग एरिया फ्री फ्रॉम अर्थक्वेक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग अकोमोडेशन फैसिलिटी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग फ्यूचर एक्सपेंशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग वाटर पोल्यूशन। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग इन्वायरमेंटल इफेक्ट। ओके, तो ये हमारा जो पॉइंट्स है जो हम लोग साइट सिलेक्शन के लिए अपना यूज करते हैं कि इस तरीके का हाइड्रो पावर प्लांट के लिए साइट होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है, इसको देख लें आप लोग कि अगर हाइड्रो पावर प्लांट का हम लोग चुनाव कर रहे हैं, उसको बनाने का विचार कर रहे हैं, ठीक है, तो उस तरीके से मेरा इस तरीके से साइट का सबसे पहले सिलेक्शन होगा और ये पूरा का पूरा पैरामीटर मेरा फॉलो होना चाहिए। देन अगर ये पूरा पैरामीटर फॉलो होता है तो हम लोग वहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट को बना सकते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो हाइड्रो पावर प्लांट बहुत अच्छे तरीके से बन के तैयार भी होगा, उसका वर्किंग कंटिन्यू रहेगा और किसी भी तरीके की हमारी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट है क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। ठीक है, हिली एरिया रिक्वायर्ड, सिविल वर्क, लार्ज कैचमेंट एरिया, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, नियर टू लोड सेंटर, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, एरिया फ्री फ्रॉम अर्थक्वेक, अकोमोडेशन फैसिलिटी, फ्यूचर एक्सपेंशन। अगला पॉइंट है वाटर पोल्यूशन एंड लास्ट है इन्वायरमेंटल इफेक्ट। क्लियर? तो इसमें पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है आपका कि क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक डैम बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, एक डैम बनाते हैं और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि पेन स्टॉक की सहायता से, ठीक है, इस टरबाइन पे हम लोग वाटर का क्या करते हैं, वाटर का फ्लो कराते हैं। ठीक है, ये पेन स्टॉक है, ये आपका टरबाइन है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपका जो काइनेटिक एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो फ्यूल है हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर वो वाटर है। ठीक है, ये हम लोग पावर को तभी जनरेट कर सकते हैं जब कंटिन्यूअस उस वाटर को उस टरबाइन पे फॉल कराया जाए, उसको गिराया जाए, देन ही आपका टरबाइन का रोटेशन होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि प्रचुर मात्रा में पूरे साल जो वाटर है वो अवेलेबल होना चाहिए। अगर मेरा वाटर अवेलेबल नहीं रहेगा तो देन मेरा वहाँ पे जो जनरेशन का काम है वो क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा, हम लोग पावर को जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो पहला जो होना चाहिए, ऐसे जगह का चुनाव करें। मेरा जगह ऐसा होना चाहिए जहाँ पे जो वाटर है वो हमेशा थ्रू आउट ए ईयर, पूरा ईयर अवेलेबल रहे और प्रचुर मात्रा में
उससे क्या होता है कि हम लोग पूरे साल जो है अपना उस पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। ठीक है, कि जो वाटर है वो हमेशा प्रचुर मात्रा में अवेलेबल होना चाहिए, किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। अगर मेरा वाटर ही नहीं रहेगा तो देन मेरा वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक जनरेशन का काम है वो शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग हिली एरिया रिक्वायर्ड। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, स्पेशली एक पहाड़ी क्षेत्र का चुनाव करते हैं, और ऐसा पहाड़ी क्षेत्र का चुनाव करते हैं जिसके डैम के दोनों साइड में क्या होना चाहिए? हिलीज एरिया होना चाहिए। ठीक है, अगर हिली एरिया इसलिए होना चाहिए, अगर मान लो कि कोई सपाट मैदान है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा मैदान है, तो वहाँ पे हम लोग पानी को स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो पानी क्या होगा? रेगुलर वे में फ्लो हो जाएगा, वो पानी रेगुलर वे में फ्लो हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से हम लोग उस हिली एरिया का चुनाव करते हैं कि उसके बीच में जो है आपका वाटर जो है, वाटर का स्टोरेज हो जाए। ठीक है, मान लो कि ये डैम के दोनों साइड में इस तरीके से अगर हिल है, ठीक है, तो इनके बीच में जो इनका एरिया है, यहाँ पे हम लोग वाटर को स्टोर कर सकते हैं और यहाँ पे हम लोग डैम बना सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों साइड में अगर पहाड़ी एरिया हो, ठीक है, तो पहाड़ क्या करेगा? उस वाटर फ्लो को रोकने का कोशिश करेगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि उनके बीच में, उस दोनों पहाड़ के बीच में एक लार्ज कैचमेंट एरिया जनरेट होगा। उस कैचमेंट एरिया में क्या होगा? हम लोग वाटर को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस तरीके से नहीं होगा, अगर बिल्कुल समतल मैदान होगा तो हम लोग वहाँ पे वाटर को स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम लोग को सिलेक्शन यही करना चाहिए कि ऐसी हिली पहाड़ी क्षेत्र का चुनाव करना है जिसमें डैम के दोनों ओर क्या होना चाहिए? पहाड़ होना चाहिए, और उस पहाड़ के बीच में कि जो है पूरा स्टोरेज के लिए क्या होना चाहिए? स्पेस होना चाहिए। ठीक है, जिसमें हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को स्टोर कर सकें। क्लियर? तो ये है आपका हिली एरिया। तो स्पेशली जो भी हम लोग पावर प्लांट लगाते हैं वो हिली एरिया में लगाते हैं, जहाँ पे हम लोग वाटर को ईजी वे में स्टोर कर सके और उसको एक लिमिटेड हाइट से हम लोग टरबाइन पे फॉल करा सके। क्लियर? अगला है आपका सिविल वर्क। जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट है, ठीक है, उसका कंस्ट्रक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसमें काफ़ी हैवी सिविल इंजीनियरिंग वर्क की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उस पहाड़ी एरिया में एक तो आपका जो कैचमेंट एरिया पूरा रेडी करना, ठीक है, पूरा कंक्रीट का वॉल करके तैयार करके डैम बनाना, ठीक है, फिर उसके अंदर क्या है कि पूरा पावर हाउस बनाना, टरबाइन का पूरा लोकेशन फिक्स करना, ठीक है, उस अल्टरनेटर को कनेक्ट करना। मतलब इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि इसमें सिविल इंजीनियरिंग का काफ़ी ज़्यादा योगदान है। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग साइट का सिलेक्शन करेंगे कि ईजी वे में जो भी सिविल इंजीनियरिंग का वर्क पूरा करने के लिए जो भी अपने को सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, जो भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, वो ईजी वे में वहाँ पे अवेलेबल हो। क्लियर? तो ये आपका सिविल वर्क। लार्ज कैचमेंट एरिया, ठीक है, कैचमेंट एरिया का मतलब ये होता है कि वो एरिया जहाँ पे हम लोग वाटर को स्टोर करते हैं, ठीक है, दो हिली एरियाज़ के बीच में वो एरिया, जैसे ये इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? कैचमेंट एरिया। ठीक है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे डैम में हम लोग पानी को स्टोर करते हैं, जहाँ जिसमें पानी स्टोर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कैचमेंट। उस एरिया को बोलते हैं हम लोग, पूरे एरिया को जिसमें आपका पानी स्टोर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कैचमेंट एरिया। तो हम लोग ऐसे जगह का चुनाव करेंगे, ठीक है, कि ऐसे कि जहाँ पे जो पानी स्टोर करने का जो कैचमेंट एरिया है वो काफ़ी लार्ज होना चाहिए। उसका फ़ायदा ये है कि हम लोग ह्यूज अमाउंट में पावर को वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ह्यूज अमाउंट में अगर अपने पास वाटर स्टोर रहेगा तो हम लंबे टाइम तक हम लोग क्या कर सकते हैं? पावर जनरेट कर सकते हैं। अगर मान लो कि अगर बहुत कम अमाउंट में हम लोग वाटर को स्टोर करते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो वाटर क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वाटर जैसे ही ख़त्म होगा देन आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन है वो नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चुनाव करते हैं कि जो कैचमेंट एरिया है वो काफ़ी बड़ा होना चाहिए। उससे क्या होता है कि उसमें ह्यूज अमाउंट में हम लोग वाटर को स्टोर कर लेते हैं, और जितना ज़्यादा वाटर स्टोर रहेगा उतने लंबे टाइम तक हम लोग पावर को जनरेट कर सकते हैं। क्लियर? ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, सेम वही चीज़ कि अगर कहीं भी हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट का निर्माण कर रहे हैं तो वहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग का काफ़ी ज़्यादा हैवी वर्क होता है, तो वहाँ पे इस तरीके के ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए कि इजी वे में जो स्टार्टिंग स्टेज है, जो उसका कंस्ट्रक्शन का स्टेज है, कंस्ट्रक्शन का फेज है,
तो ईजी वे में हम हर एक मटेरियल, हर एक चीज़ों को अवेलेबल करा सकें। दूसरा चीज़ क्या है कि जो भी हम लोग हैवी ऑपरेटर्स वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे अपने को उस हैवी मशीनरी को एक वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से लाके वहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए क्या होना चाहिए कि प्रॉपर वे में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है तो उसके कंस्ट्रक्शन में जो है मेरी उतनी ही ज़्यादा आसानी होगी। क्लियर। अगला पॉइंट है नियर टू लोड सेंटर। हम लोग कोशिश करें कि जो हाइड्रो पावर प्लांट है ऐसे जगह पे हम लोग सेलेक्ट करें, ठीक है, कि जहाँ पे हम लोग पावर जनरेट कर रहे हैं उसके जो लोड है वो नियरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो बार बार इस चीज़ को बोला जाता है कि पावर प्लांट को हम लोग क्या करते हैं कि लोड के नियर सेट करने का कोशिश करते हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि जो भी इसमें ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट होता है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अगर मेरा लोड जो है वो जनरेशन यूनिट के नज़दीक में है, इससे मेरा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है, ठीक है। और जितना लंबा अगर लोड रहेगा, जितना दूर होगा लोड, उतना ज़्यादा मेरा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। साथ ही साथ क्या हो जाता है, पावर का लॉस होने लगता है। जितना लंबा डिस्टेंस हम लोग बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा पावर का लॉस होने लगता है। तो हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं कि जो मेरा लोड है वो पावर जनरेशन यूनिट के आसपास होना चाहिए, जिससे क्या होता है हम लोग कि अपना जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं, ठीक है। एबिलिटी ऑफ मटेरियल, सेम वही चीज़ कि जो अपना डैम हम लोग बना रहे हैं, पूरा जो हाइड्रो पावर प्लांट का जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसके निर्माण में जिन भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो इजी वे में अवेलेबल होना चाहिए और अच्छे क्वालिटी के अवेलेबल होना चाहिए कि जो हम लोग बना रहे हैं डैम, ठीक है। क्योंकि ये बहुत अपने पास एक बहुत बड़ा सा टास्क होता है, क्योंकि इन केस अगर किसी भी तरीके से जो हम लोगों ने डैम बनाया है वाटर को रोकने के लिए, अगर उसमें किसी भी तरीके का अगर डैम टूट जाता है तो उससे उसका इफ़ेक्ट ये होगा कि आसपास का जितना जो एरिया है, ठीक है, वो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। पूरे का पूरा एरिया जो है वो वाटर फ्लो से आपका डूब सकता है, ठीक है। तो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि जब भी हम लोग इस तरीके का हाइड्रो पावर प्लांट का निर्माण कर रहे हैं तो वहाँ पे जो भी इसके कंस्ट्रक्शन में मटेरियल की रिक्वायरमेंट और अच्छी मटेरियल जो है वो हमको अवेलेबल हो, ठीक है, जिससे हम लोग क्या कर सकें कि अपने हाइड्रो पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन अच्छी तरीके से कर सकें। अगला पॉइंट है एरिया फ्री फ्रॉम अर्थक्वेक। बहुत हमको ऐसे एरिया का सिलेक्शन करना है जहाँ पे भूकंप के झटके नहीं आए, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि कोई किसी जगह पे हम लोग ने पूरा पैसा लगा के हर एक चीज़ का सिलेक्शन करके हम हाइड्रो पावर प्लांट को हम लोगों ने क्या कर दिया, कंस्ट्रक्ट कर दिया, बट वहाँ पे हम लोगों ने ये नहीं देखा कि वो जो एरिया है वो भूकंप रोधी है या नहीं है, ठीक है, मतलब वहाँ पे भूकंप के झटके आते हैं कि नहीं। अगर पूरा प्लांट हमने सेटअप कर दिया, अगर वहाँ पे भूकंप के झटके आते हैं तो उससे क्या होगा कि जो पूरा का पूरा जो कंस्ट्रक्शन है वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है। डैमेज होगा तो उससे क्या होगा कि पूरे जान माल की बहुत क्षति होगी और पूरा जो आसपास का एरिया है, ठीक है, वो वाटर फ्लो में डूब जाएगा। दूसरा क्या है कि जो इतना पैसा लगाया हम लोग ने उस सिविल इंजीनियरिंग का पूरे डैम को कंस्ट्रक्ट करने में, वो पूरा का पूरा पैसा, मेहनत, टाइम सब मेरा बर्बाद हो जाएगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट का ऐसी जगह पे सेटअप करें जहाँ पे बिल्कुल फ्री फ्रॉम अर्थक्वेक, जहाँ पे कोई भी भूकंप आने का या का कोई भी संभावना ना हो। क्लियर। अगला पॉइंट है अकोमोडेशन फैसिलिटी। इसके कहने का मतलब ये है कि अकोमोडेशन कि जो भी उसमें वर्कर काम कर रहे हैं, जो भी स्टाफ उसके काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा अकोमोडेशन फैसिलिटी होना चाहिए कि वो वहाँ पे रह सके। क्योंकि क्या होता है कि किसी भी पावर प्लांट का जो वर्किंग होता है वो 24 आवर्स का होता है, ठीक है। अगर पावर प्लांट में किसी भी तरीके की खराबी आती है, ठीक है, या उसमें किसी भी तरीके का चेंजेस करना हो तो उस टाइम पे मेरा स्टाफ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसी के अंदर अकोमोडेशन फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं स्टाफ के लिए। उसका फ़ायदा ये है कि अगर प्लांट में किसी भी तरीके की गड़बड़ी होती है तो बहुत कम टाइम में वो स्टाफ मेरा पहुंच सकता है। अगर स्टाफ उस प्लांट से कहीं दूर रह रहा हो तो उसको वहाँ से प्लांट तक आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी स्टाफ मेंबर लेबर जो भी है उनके अंदर अकोमोडेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारा जो ओवरऑल जो प्लांट की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है और मेरा जो भी काम है वो बहुत कंटिन्यू रहता है। क्लियर। आगे फ्यूचर एक्सपेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी पावर प्लांट हम लोग बनाते हैं तो उसमें हम लोग हमेशा एक पॉइंट रख के चलते हैं कि इन केस अगर मेरा फ्यूचर में लोड डिमांड बढ़ जाता है या एक और नई यूनिट इंस्टॉल करनी है तो हम लोग इस तरीके के जगह का चुनाव करेंगे कि ठीक है कि इसमें फ्यूचर एक्सपेंशन की संभावना हो।
ठीक है, कि हम लोग आगे अगर इसको बढ़ाने की ज़रूरत हो तो ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको बढ़ा ही नहीं सके, तो हम लोग ऐसे साइट का सिलेक्शन करते हैं कि आने वाले टाइम में अकॉर्डिंग टू लोड हम लोग इसको क्या करें, एक्सपेंड कर सके। तो इस तरीके का मेरा साइट का सिलेक्शन होना चाहिए। अगला है वाटर पोल्यूशन। हमको स्पेशली ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें क्या होता है कि हम लोग डैम बनाते हैं, डैम बनाने के बाद उसमें बहुत सारा जो आपका ऐसे मटेरियल का उसमें यूज़ होता है। ठीक है, अगर मेरा वाटर पोल्यूटेड है तो उसकी वजह से क्या होगा कि उन जो जैसे स्टील का बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, तो इस पूरे में क्या होगा कि अगर मेरा ख़राब वाटर है तो उससे क्या होगा, उस पर कोरोजन इफेक्ट आना चालू हो जाएगा। ठीक है, जो टरबाइन की ब्लेड से उस पर कोरोजन इफेक्ट आना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो ड्यू टू कोरोजन इफेक्ट, ठीक है, इनकी लाइफ रिड्यूस होना चालू हो जाएगी। ठीक है, और ये सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, तो हमको हमेशा क्या करना है कि वाटर की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन रखना है और कोशिश करना है कि किसी भी तरीके का गंदा वाटर ना हो। ठीक है, पॉल्यूटेड वाटर ना हो। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो भी हम लोग उसमें कंस्ट्रक्शन में जो भी मटेरियल यूज हुआ है उसको किसी भी तरीके का कोरोजन इफेक्ट ना हो, या जो मेरी टरबाइन की ब्लेड्स है वो बिल्कुल सेफ रहे। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट है इन्वायरमेंटल इफेक्ट। ठीक है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट कहने का मतलब ये है कि कहीं भी हम लोग जो हाइड्रो पावर प्लांट बनाते हैं, ठीक है, तो बहुत बड़ा एरिया एक्वायर करते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत बड़ा एक्वायर करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो इसका कैचमेंट एरिया होता है वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उसी कैचमेंट एरिया में हम लोग अपना क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं। ठीक है, और उस हाइड्रो पावर प्लांट के आसपास बहुत सारे लोग, बहुत सारी आबादी, बहुत सारे गांव होते हैं। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से चुनाव करना है कि जो मेरा हाइड्रो पावर प्लांट से हम लोग जो भी पावर को जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका किसी भी तरीके का नुकसान जो आसपास के लोग हैं, जो इन्वायरमेंट है, उनको किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपका एग्जाम्स में अगर आता है तो इन पॉइंट्स के बारे में आप डिस्कस करें। ठीक है, और आप अच्छे नंबर पा सकते हो। ठीक है, पहला है क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, दूसरा है आपका हिली एरिया रिक्वायर्ड, तीसरा है आपका सिविल वर्क, चौथा है लार्ज कैचमेंट एरिया, पांचवा है आपका ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, छठा है आपका नियर टू लोड सेंटर, सातवां है एबिलिटी ऑफ मटेरियल, आठवां एरिया फ्री फ्रॉम अर्थक्वेक, जो 9th पॉइंट है अकोमोडेशन फैसिलिटी, जो 10th पॉइंट है फ्यूचर एक्सपेंशन, 11 पॉइंट है वाटर पोल्यूशन, एंड जो 12 पॉइंट है इन्वायरमेंटल इफेक्ट। ठीक है, तो ये है आपका हाइड्रो पावर प्लांट के लिए है जो हम लोग साइट सेलेक्ट करते हैं। देख लीजिए इसको एक बार। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग स्टडी करेंगे इसके एडवांटेज के बारे में और इसके डिसएडवांटेज के बारे में। थैंक यू।